गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पूर्णिमा आईएएस पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 नवंबर से लगा करके 8 नवंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्विज के। पहला प्रश्न है, प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य जो खबरों में था वह किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तेलंगाना में स्थित है। दोस्तों इसके बारे में हम जानकारी देख लेते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड जो है यह पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य को प्रभावित करने वाली सड़क विस्तार परियोजना के स्थगित कर दिया है और प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य को जो है वो तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले में स्थित है। यह अभ्यारण्य जो है लगभग 136 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है और सुंदर ढक्कन पठार स्थित है। यहाँ पर घने पर्णपाती सागौन के जंगल पहाड़ी परिदृश्य और पठार है यहाँ पे। इसके साथ में दोस्तों प्राणहिता नदी जो है वह इसकी पूर्व सीमा पर बहती है और गोदावरी नदी दक्षिण में है। प्रागैतिहासिक चट्टानों के संरचनाओं के लिए जाने जाने वाला अभ्यारण्य पारिस्थितिक और भू वैज्ञानिक महत्व रखता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, जलवायु स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों जिम्बाब्वे में किया गया है। डालते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पर नज़र। दोस्तों पहला जलवायु स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन जो है वह 29 से 31 अक्टूबर को हरारे जिम्बाब्वे में हो रहा है। यह सम्मेलन अफ्रीकी देशों को जलवायु परिवर्तन और उसके स्वास्थ्य के प्रभावों को चर्चा में लाता है। यहाँ अफ्रीका जलवायु संवेदनशील बीमारियों के उच्च बोझ को सामना करता सरकारी अधिकारी और स्वास्थ्य जलवायु विशेषज्ञों को शोधकर्ताओं सहित 400 से अधिक प्रतिभागियों के लिए सम्मेलन लिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस मंत्रालय ने शासन के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए नागरिक पंजीयन प्रणाली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गृह मंत्रालय जो है गृह मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। दोस्तों गृह मंत्रालय के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने शासन के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए नागरिक पंजीयन प्रणाली को मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त द्वारा विकसित ऐप देश भर में जन्म और मृत्यु पंजीयन को सक्षम बनाता है। यह प्रक्रिया को सरल बनाता है और जिसमें नागरिक इन घटनाओं के कभी भी कहीं भी अपने राज्य की आधिकारिक भाषा में पंजीकृत कर सकते हैं। गृह मंत्रालय के तहत RGCCI गणना की देखरेख करता है। जनगणना डेटा संकलित करना और CRS का प्रबंध करना। 1961 में स्थापित RGCCI सरकारी स्तरों पर सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत निर्णयों के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4, एकीकृत बागवानी विकास मिशन में कौन सी आधुनिक कृषि तकनीकें जोड़ी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हाइपर हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स और वर्टिकल फार्मिंग और प्रिसिशन एग्रीकल्चर जो है यह एकीकृत बाल विकास मिशन के अंतर्गत इन्हें जोड़ा गया है। इसके बारे में हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है। केंद्र सरकार ने बागवानी एकीकृत मिशन जिसे MIDH भी बोला जाता है दोस्तों, जिसमें हाइपर हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग, प्रिसिशन एग्रीकल्चर को जोड़ने की योजना बना रही है और MIDH बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 2014-15 में शुरू की गई थी। एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। यह फलों, सब्जियों और मशरूम, मसालों, फूलों, नारियल, काजू, कोको, बांस सहित विभिन्न फसलों की खेती को बढ़ावा देता है। यह मिशन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत केसर मिशन और अन्य बागवानी गतिविधियों के लिए राज्य सरकार बागवानी मिशन को तकनीकी सलाह और सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, सिंहाचलम मंदिर जो खबरों में था वह किस राज्य में है दोस्तों? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी,
आंध्र प्रदेश में है और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? फटाफट कमेंट में आंसर लिखना ना भूले। और अभी तक दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसे ही करंट अफेयर्स के क्विज जो है हम डेली लाते रहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले इसके पॉइंट पर नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने पुरालेखाविदों को हाल ही में 13वीं शताब्दी के सिंहचलम मंदिर में भगवान हनुमान की मूर्ति के ऊपर एक तेलुगु शिलालेख मिला है। सिंहचलम मंदिर, जिसे वराह लक्ष्मी नरसिंह मंदिर भी कहा जाता है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है और भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को समर्पित शुरू में 11वीं शताब्दी उड़ीसा के गजपति शासकों द्वारा बनवाया गया था। मंदिर का जीर्णोद्धार जो है वो चालुक्यों के बाद में 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा राजवंश के नरसिंह प्रथम द्वारा किया गया था। इसकी वास्तुकला में कलिंग और द्रविड़ शैलियों का मिश्रण, जिसे पत्थर का रथ, जटिल नक्काशी और विष्णु के अवतारों और शाही आकृतियों की मूर्तियाँ है। अगला प्रश्न है, दोस्तों, कौन सा प्राणी उद्यान भारतीय हरित भवन परिषद, जिसे IGBC के प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान, जो हिमाचल प्रदेश में है। दोस्तों कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। इसका सही उत्तर है दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान। अगला प्रश्न है, इसके बारे में हम डिटेल कुछ जान लेते हैं। कांगड़ा के देहरा निर्वाचन क्षेत्र में दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान टिकाऊ बुनियादी ढांचे के लिए भारत का पहला IGBC प्रमाणित चिड़ियाघर होगा। यहाँ कांगड़ा के बनखड़ी क्षेत्र में स्थित है दोस्तों, और यह पार्क में 34 बाड़े होंगे, जिसके एशियाई शेर, मगरमच्छ, घड़ियाल, देसी पक्षियों सहित इसके अंदर 73 प्रजातियां होगी। 619 करोड़ के बजट के साथ में पर्यावरण डिज़ाइन पर केंद्रित है। चिड़ियाघर का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना, रोजगार को सर्जित करना, पर्यटन को बढ़ावा देना, और जिसमें कांगड़ा का हिमाचल प्रदेश पर्यटन राजधानी के रूप में दर्जा दिया जाएगा। दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो आप याद रखिएगा कि कांगड़ा का हिमाचल प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में यह दर्जा बढ़ेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। हाल ही में टाइफून कोंगरे ने किस देश को प्रभावित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ताइवान। और इसके बारे में हम जान लेते हैं यहाँ पर ताइवान के बारे में। टाइफून कोंगरे ने ताइवान को प्रभावित किया है, जो लगभग 30 वर्षों से सबसे बड़ा टाइफून प्रभाव था। ताइवान ने पूर्वी तट 200 किलोमीटर घंटा से अधिक शुरुआती हवाओं के साथ दस्तक दी। अधिकारियों ने स्कूल, कार्यालय और वित्तीय बाजार को बंद कर दिया। वो उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में हजारों लोगों को निकाला गया। निवासियों के तैयार होने के दौरान सुपरमार्केट में कमी का सामना करना पड़ा और तूफान 70 से अधिक लोगों को घायल कर दिया और एक की मौत हो गई। लगभग जो है 5 लाख घरों में बिजली गुल हो गई और खराब मौसम की स्थिति के कारण आपातकालीन प्रक्रिया देरी से हुई। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 नवंबर को जो है 2 नवंबर को यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य कारण है पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के दंड से मुक्ति को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस IDE 2 नवंबर को मनाया जाता है, जिसे पत्रकारों की सुरक्षा और उनके खिलाफ अपराधों की न्याय की मांग करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता दी गई है। इसमें IDEI की घोषणा के संयुक्त राष्ट्र के द्वारा संकल्प में ARES 68163 में की गई है, जो घोषणा 2013 में माली में 2 फ्रांसीसी पत्रकारों की हत्या को चिन्हित करता है। इसका उद्देश्य पत्रकारों के खिलाफ हिंसा को निपटना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 का विषय क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन
बी, राष्ट्र की समृद्धि के लिए सत्यनिष्ठा की संस्कृति के बारे में दोस्तों, जिसके बारे में जानते हैं सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 के विषय राष्ट्र की समृद्धि के लिए ईमानदारी की संस्कृति है और 28 अक्टूबर से लगाकर 3 नवंबर तक चलेगा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को सतर्कता आयुक्त श्री एस राजीव कुमार के सतर्कता भवन नई दिल्ली में ईमानदारी की शपथ दिलाई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, जो समाचारों में था, किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोवा में स्थित है दोस्तों। इसके बारे में हम जान लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। हाल ही में गोवा के महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य WS में 2020 के बाद पहली बार एक वयस्क बाघिन उसके 3 शावक देखे गए। महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य में उत्तरी गोवा और बेलगावी के बीच में चोरला घाट के पास स्थित है। महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर महादेई नदी अभ्यारण्य से होकर बहती है, जो गोवा के संरक्षित पश्चिम घाट का एक हिस्सा है। यह क्षेत्र अपनी बाघ आबादी के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। दोस्तों आप इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में सह्याद्री टाइगर रिजर्व और कर्नाटक में काली टाइगर रिजर्व में बाघों के आवासों को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप इसमें ध्यान रखिए, महाराष्ट्र में सह्याद्री और टाइगर रिजर्व और कर्नाटक में काली टाइगर रिजर्व। दोस्तों दोनों के नाम यहाँ पर मिल रहे हैं, आप इसे नोट डाउन कर ले। अगला प्रश्न है, हासोंग 19 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर कोरिया के द्वारा विकसित की गई है। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति कौन है और वहां की राजधानी क्या है और वहां की करेंसी क्या चलती है? दोस्तों फटाफट कमेंट में आंसर लिख दिए अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। उससे पहले दोस्तों हम डाल लेते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर नज़र। कोरिया ने अपनी नवीनतम अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो हासोंग 19 के सफल परीक्षण की घोषणा की है। इसके साथ में दोस्तों हासोंग 90 ठोस ईंधन प्रणोदन का उपयोग करता है, जिससे तेज़ी से तैनाती संभव है। इसका पता लगाना अवरोध करना कठिन होता है। यह मिसाइल लगभग 28 मीटर लंबी है, जो उन्नत अमेरिकी रूसी ICBM से काफ़ी लंबी है, 20 मीटर से कम। और शैक्षणिक अनुमान विश्लेषकों का अनुमान है कि हासोंग 19 की रेंज जो 13,000 किलोमीटर से अधिक है, जो अमेरिकी मुख्य भूमि तक पहुंचने में सक्षम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए दीपम 2.0 योजना शुरू की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट में आंसर लिखना न भूले। अगला प्रश्न है, उससे पहले दोस्तों हम डाल लेते हैं इसमें नज़र। चंद्रबाबू नायडू जो है यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है और श्रीकाकुलम जिले के एंडुपुरम में सुपर 6 प्राइमिंग पहल के तहत दीपम 2.0 योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य पात्र परिवारों को उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए मुफ्त सिलेंडर प्रदान करने की जो है यह एक पहल है। इसके साथ में दोस्तों जिससे स्वास्थ्य सुरक्षा में वृद्धि होगी। इस योजनाओं में महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता शामिल है, जिसका उद्देश्य जो है वित्तीय बोझ कम करना और पारंपरिक खाना पकाने के तरीकों को आत्मनिर्भर कम है, जिससे अंततः राज्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया और भारत के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, जिसका नाम है अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 जो है यह भारत और इंडोनेशिया के बीच में वर्सेस इंडोनेशिया के बीच में यह मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, जिसका नाम है अभ्यास गरुड़ शक्ति। अगला प्रश्न है, जानने से पहले दोस्तों इसके बारे में कुछ डाल लेते हैं नज़र इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। 25 भारतीय सेना कर्मियों की टुकड़ी ने 1 नवंबर से 12 नवंबर 2024 तक अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 में भाग लिया है। यह भारत और इंडोनेशिया
संयुक्त विशेष बल का 9वां संस्करण है। दोस्तों भारत और इंडोनेशिया के बीच में यह 9वां मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें पैराशूट रेजिमेंट ने सैनिक शामिल है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों पक्षों में एक दूसरे की प्रक्रिया से प्रचलित करना और सहयोग में अंतर संचालन को बढ़ावा देना। इस अभ्यास में सामरिक सैन्य अभ्यास, विशेष अभियानों की योजनाओं को बनाना और उन्नत कौशल तकनीकी की योजना को साझा करना इसमें है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक ARINAP की संचालन समिति किस भारतीय एजेंसी को शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रवर्तन निदेशक जो है इसे सौंपा गया है। दोस्तों इसे ED भी कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसके बारे में हम डाल लेते हैं नज़र इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। भारत का जो प्रवर्तन निदेशालय यानी ED एसेट्स रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक जो है कि संचालन समिति में शामिल हो गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में आपराधिक आय को टैक्स करने और पुनः प्राप्त करने पर केंद्रीय एक प्रमुख नेटवर्क है। यह अपराध से जुड़ी संपत्तियों पर पता लगाने और उन्हें फ्रीज करने, जब्त करने में सीमा पार सहयोग को बढ़ावा देता है। 28 सदस्य अधिकारी क्षेत्रों और 9 पर्यवेक्षकों के साथ में ARINAP खुफिया जानकारी साझा करने के लिए एक महत्वपूर्ण अनौपचारिक ढांचे के रूप में कार्य करता है, जिसे व्यापक CARIN नेटवर्क का हिस्सा है। यह नेटवर्क कानून प्रवर्तन को संपत्तियों पर जानकारी तक जल्दी पहुंचाने में मदद करता है, जिसमें 100 से अधिक देशों को अपराध आय की कुशल वसूली की सहायता मिलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। थाडो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में रहती है? ऑप्शन ए मणिपुर, बी असम, सी उड़ीसा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मणिपुर में रहती है। मणिपुर जो है इसकी राजधानी क्या है? फटाफट कमेंट में आंसर लिख दे और डालते इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर नज़र। दोस्तों मणिपुर में थाडो जनजाति जो है वो उपनिवेशक को स्वतंत्रता के बाद वर्गीकरण में अस्वीकार कर दिया, जिसमें उन्हें कुकी समूह का हिस्सा बताया गया है। इसे मनमापा थोपा जाना कहा गया है। थोडो मणिपुर में इम्फाल घाटी के पास पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले विदेशी लोग हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनबैक्स 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अम्बाला हरियाणा में इस मिलिट्री एक्सरसाइज की जो है अभ्यास शुरू किया जाएगा, जिसका नाम है विम्बैक्स। किसके बीच में हो रहा है दोस्तों? वियतनाम और भारत के बीच में द्विपक्षीय मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वह शुरू हुई है 6 नवंबर को। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पर डाल लेते हैं नज़र दोस्तों। 5वां वियतनाम भारत द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जो है वो 2024 हरियाणा के अम्बाला में आयोजित किया गया। इस विम्बैक्स 2024 का उद्देश्य भारत और वियतनाम की संयुक्त सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना। पहली बार इस अभ्यास के दोनों देशों की सेना वायुसेना के कार्मिक के साथ में द्विपक्षीय भागीदारी शामिल है। भारत के दल में 47 सदस्य शामिल है, जिसमें मुख्य रूप से कोर ऑफ इंजीनियर्स की एक रेजिमेंट के साथ साथ अन्य सेवाओं की कर्मी भी शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2। गोविंद सागर जो झील है जो खबरों में थी वो दोस्तों किस राज्य में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों जो ये गोविंद सागर झील है ये हिमाचल प्रदेश में है जो खबरों में रही है। इसके बारे में जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने हाल ही में गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियों को शुभारंभ किया है। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश के ऊना और बिलासपुर जिलों में एक मानव निर्मित जलाशय है। गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर इसे सतलुज नदी पर भांगड़ा बांध से पानी मिलता है और भांगड़ा बांध दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुत्वाकर्षण बांधों में से एक बांध है जो 225.5 मीटर ऊंचा है। यह झील की 90 किलोमीटर की लंबी है, लगभग 170 वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई 170 वर्ग मीटर पर फैली हुई जो इसकी अधिकतम गहराई 163.7 मीटर जो है। इसे गहरी कृत्रिम झीलों में से एक झील भी कहा जाता है। यह हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति करती है। इसमें क्षेत्रीय कृषि को लाभ मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3।
किस देश में 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत। भारत जो है यह 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, हम जान लेते हैं। फ्रांस और भारत 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अध्यक्ष सह अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। ISA और एक अंतर सरकारी संगठन जो सौर ऊर्जा को स्वच्छ और किफ़ायती संसाधनों के रूप में बढ़ावा देने के लिए सौर समृद्ध देशों को एकजुट करता है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र पेरिस जलवायु सम्मेलन भारत और फ्रांस द्वारा लॉन्च किया गया है। ISA फ्रेमवर्क ने समझौता 2017 में लागू हुआ है। ISA परियोजनाओं के वित्त पोषण, प्रौद्योगिकी सहयोग, क्षमता विनिर्माण, ऊर्जा संक्रमण पर केंद्रित है। टूवर्ड्स 1000 रणनीति का लक्ष्य 2030 तक सौर निवेश के 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाना है। ASA सचिवालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने WTT विडर कारावकस 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हरमीत देसाई जो है इन्हें टेबल टेनिस खिलाड़ी के WTT फीडर काराकस 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। दोस्तों यह भारत के देसाई के वेनेजुला 2024 विश्व टेबल टेनिस WTT फीडर काराकस टूर्नामेंट में एकल खिताब मिश्रित युगल दोनों खिताब जीते हैं। यह आयोजन 31 अक्टूबर को से लगा करके 3 नवंबर 2024 तक चला है। विश्व स्तर पर 90 स्थान पर काबिज हरमीत पुरुष एकल फाइनल में फ्रांस के जो सेब्राइड विश्व के 149वें स्थान पर है। मिश्रित युगल में हरमीत कृतिक्वा राय ने क्यूबा के चार्ज कैंपोस डेने एला फोंसेस की जाना को कड़े मुकाबले में 3-2 से हराया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। खबरों में रहा कालका शिमला रेलवे किन 2 राज्यों को जोड़ता है? उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, हरियाणा हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश राजस्थान, पंजाब उत्तराखंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को दोस्तों कालका शिमला रेलवे जो है यह जोड़ता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनबैक्स 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अंबाला हरियाणा में इस मिलिट्री एक्सरसाइज की जो है अभ्यास शुरू किया जाएगा, जिसका नाम है विम्बैक्स। किसके बीच में हो रहा है दोस्तों? वियतनाम और भारत के बीच में द्विपक्षीय मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वह शुरू हुई है 6 नवंबर को। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पर डाल लेते हैं नज़र दोस्तों। 5वां वियतनाम भारत द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जो है वो 2024 हरियाणा के अंबाला में आयोजित किया गया। इस विम्बैक्स 2024 का उद्देश्य भारत और वियतनाम की संयुक्त सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना। पहली बार इस अभ्यास के दोनों देशों की सेना वायुसेना के कार्मिक के साथ में द्विपक्षीय भागीदारी शामिल है। भारत के दल में 47 सदस्य शामिल है, जिसमें मुख्य रूप से कोर ऑफ इंजीनियर्स की एक रेजिमेंट के साथ साथ अन्य सेवाओं की कर्मी भी शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2। गोबिंद सागर जो झील है जो खबरों में थी वो दोस्तों किस राज्य में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों जो ये गोबिंद सागर झील है ये हिमाचल प्रदेश में है जो खबरों में रही है। इसके बारे में जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने हाल ही में गोबिंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियों को शुभारंभ किया है। गोबिंद सागर झील हिमाचल प्रदेश के ऊना और बिलासपुर जिलों में एक मानव निर्मित जलाशय है। गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर इसे सतलुज नदी पर भांगड़ा बांध से पानी मिलता है और भांगड़ा बांध दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुत्वाकर्षण बांधों में से एक बांध है जो 225.5 मीटर ऊंचा है। यह झील की 90 किलोमीटर की लंबी है, लगभग 170 वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई।
170 वर्ग मीटर पर फैली हुई, जो इसकी अधिकतम गहराई 163.7 मीटर जो है। इसे गहरी कृत्रिम झीलों में से एक झील भी कहा जाता है। यह हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति करती है। इसमें क्षेत्रीय कृषि को लाभ मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। किस देश में 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत। भारत जो है यह 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, हम जान लेते हैं। फ्रांस और भारत 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अध्यक्ष सह अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। ISA और एक अंतर सरकारी संगठन जो सौर ऊर्जा को स्वच्छ और किफ़ायती संसाधनों के रूप में बढ़ावा देने के लिए सौर समृद्ध देशों को एकजुट करता है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र पेरिस जलवायु सम्मेलन भारत और फ्रांस द्वारा लॉन्च किया गया है। ISA फ्रेमवर्क ने समझौता 2017 में लागू हुआ है। ISA परियोजनाओं के वित्त पोषण, प्रौद्योगिकी सहयोग, क्षमता विनिर्माण, ऊर्जा संक्रमण पर केंद्रित है। टूवर्ड्स 1000 रणनीति का लक्ष्य 2030 तक सौर निवेश के 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाना है। ASA सचिवालय गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने WTT विडर कारावकस 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हरमीत देसाई जो है इन्हें टेबल टेनिस खिलाड़ी के WTT फीडर काराकस 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। दोस्तों यह भारत के देसाई के वेनेजुला 2024 विश्व टेबल टेनिस WTT फीडर काराकस टूर्नामेंट में एकल खिताब, मिश्रित युगल दोनों खिताब जीते हैं। यह आयोजन 31 अक्टूबर को से लगा करके 3 नवंबर 2024 तक चला है। विश्व स्तर पर 90 स्थान पर काबिज हरमित पुरुष एकल फाइनल में फ्रांस के जो सेब्राइड विश्व के 149वें स्थान पर है। मिश्रित युगल में हरमित कृतिक्वा राय ने क्यूबा के चार्ज कैंपोस डेने एला फोंसेस किराजाना को कड़े मुकाबले में 3-2 से हराया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। खबरों में रहा कालका शिमला रेलवे किन 2 राज्यों को जोड़ता है? उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, हरियाणा हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश राजस्थान, पंजाब उत्तराखंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को दोस्तों कालका शिमला रेलवे जो है यह जोड़ता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किस मंत्रालय ने नई दिल्ली डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का शुभारंभ किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय जो है इसने इसकी शुरुआत की है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2। तनुश्री पांडे ने चीन के जिंगशान में विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियन को कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चांदी ने रजत पदक जीता है इन्हें। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3। विश्व यात्रा बाजार 2024 का कार्यक्रम मेजबान कौन सा शहर कर रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लंदन जो है यह इसकी मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। मिनटमैन मिसाइल जो खबरों में थी किस देश द्वारा विकसित की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा मिनटमैन 3rd मिसाइल जो है वह विकसित की गई है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है किस संस्था ने जल संरक्षण प्रबंध के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए 15 दिवसीय जल उत्सव शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों
नीति आयोग ने जल संरक्षण प्रबंधन के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए 15 दिवसीय जल उत्सव का शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने दृष्टिकोण से प्रेरित यह अभियान तीसरे मुख्य सचिवों के सम्मेलन में चर्चा के लिए नदी उत्सव मॉडल का अनुसरण करता है। यह राष्ट्रीय जल मिशन के सहयोग से 20 आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में राज्य के में 24 नवंबर तक चलेगा। इस उत्सव का उद्देश्य जल संरक्षण के बुनियादी भागीदारी को बढ़ावा देना, जिसमें जल का उपयोग बढ़ावा देना है। स्कूली छात्र जल प्रबंधन गतिविधियों में भाग लेंगे, अपने परिवार और समुदायों में बदलाव के वाहक बनेंगे। जल प्रबंधन प्रतीकात्मक रूप से लॉन्च को चिन्हित करेगा।